फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में हम पीडियाट्रिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ के केवल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे हर चैप्टर से रिलेटेड वो पढ़ेंगे। पूरा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने में फ्रेंड्स टाइम भी कम है और आपका भी टाइम कंज्यूम होगा। थ्योरी आप खुद पढ़िए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो जिनसे क्वेश्चन बनते आए हैं वो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमें यह फीडबैक मिलता रहे कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। बिना कोई देर किए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो हम देखते हैं यहाँ पे, जो क्वेश्चन इसमें से आता रहता है कि नियोनेट होता है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ नियोनेट कहलाता है। इसके अलावा अर्ली नियोनेट क्या होता है, लेट नियोनेट क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। अर्ली नियोनेट होता है जो फर्स्ट 7 दिन तक रहता है, पहले जो 7 दिन है वो अर्ली नियोनेट में होता है। और लेट नियोनेट जो होता है वो 7 to 28 डेज का लेट नियोनेट कहलाता है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। लेट नियोनेट एज, ठीक है, फिर इसमें 7 to 14 दे दिया, 14 to 20 दे दिया, ऐसा दिया हुआ है। आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है कि 7 to 28 डेज क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन में दिया है फर्स्ट 7 डेज, 7 to 14, 14 to 20, तो इसमें एक्सेप्ट में आएगा ये, ठीक है। और कोज क्या होता है नियोनेट की डेथ का, वो है प्री मैच्योरिटी। सबसे पहला जो कोज होता है नियोनेट की डेथ का वो प्री मैच्योरिटी होता है, ठीक है। टर्म, प्री टर्म और पोस्ट टर्म काफ़ी सुना है आपने, पढ़ा भी होगा। ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। 37 to 42 वीक्स पे जो गेस्टेशन पे जो बेबी डिलीवर होता है वो टर्म बेबी कहलाता है। प्री टर्म होगा बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन, और पोस्ट टर्म होगा मोर देन 42 वीक्स गेस्टेशन पे जो होता है वो पोस्ट टर्म कहलाता है। अब नॉर्मल नियोनेट का जो क्राइटेरिया है वेट का, वो होता है 2.5 to 4 kg। ये ध्यान रखिएगा, 2.5 to 4 kg वो नॉर्मल वेट होता है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा LBW का और मैक्रोसोमिया का। लेस देन 2.5 kg यदि वेट है तो वो LBW में आएगा, और जो मोर देन 4 kg है वो आएगा मैक्रोसोमिया में। ओके फ्रेंड्स, VLBW, ELBW ये इससे आगे का क्राइटेरिया है। इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं, VLBW होता है लेस देन 1.5 kg यदि बच्चे का वेट है नियोनेट का एट बर्थ का टाइम की बात चल रही है, तो VLBW होगा वेरी लो बर्थ वेट। और यदि 1 किलो से कम है तो उसको ELBW बोलेंगे, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, ELBW हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, सब में से क्वेश्चन आया, हमने वही चीज़ें सेलेक्ट करके लिखा है। आगे शुरू करते हैं। ये एक लुसेंचो चार्ट होता है फ्रेंड्स, ये इसमें से भी क्वेश्चन आया कि लुसेंचो चार्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गेस्टेशनल एज को डिटेक्ट करने के लिए। मतलब अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज है या लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज और शॉर्ट फॉर स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, ये सब देखने को लिए करते हैं इसमें। और मोस्टली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी IUGR को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए ये भी पूछा गया था कि जो इसका स्केल होता है इसके क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है। वो होता है, एक तरफ गेस्टेशनल वीक होगा और दूसरी तरफ बर्थ वेट होगा। इन दोनों चीज़ों को ही ध्यान में रखकर हम गेस्टेशनल एज को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इस गेस्टेशनल एज के लिए लार्ज है, स्मॉल है या अप्रोप्रिएट है। और इसी से आप बता सकते हैं, एक क्राइटेरिया होता है कि 19th to 10th परसेंटाइल तक का तो होता है इसमें अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। यदि उसका वेट जैसे सपोज कीजिए 37 वीक पे बच्चे का वेट आ रहा है 2 kg, ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज में आ गया। यदि इससे कम आ रहा है 10th परसेंटाइल से कम आ रहा है तो उसको हम IUGR मानते हैं, और यदि उससे ज़्यादा आ रहा है तो
LGA मानते हैं, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज। यही एक क्राइटेरिया है लुसेंसो चार्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, आप इसका स्टडी कीजिएगा अलग से, मैंने इसको ब्रीफ में बताया है, पर इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए कि लुसेंसो चार्ट का स्केल में क्या क्या आता है और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, IUGR हम अलग से पढ़ेंगे एक टॉपिक लेकर के। कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है, यदि हमको देखना है कि पेशेंट का, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये डिफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। लार्ज गेस्टेशनल एज, शॉर्ट स्ट्रेचर, डिलेड प्यूबर्टी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्टर्बेंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं जो जो मिलेंगे इसमें या इसमें। नेक्स्ट देखते हैं फंटानेल। फंटानेल आपने देखा है कि जो सूचर्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं, वहाँ पे वो फंटानेल बनते हैं। कितने फंटानेल होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 6 फंटानेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 स्पिनोइड और 2 मेस्टोइड, 4 तो ये हो गए, और 2 आप जानते ही हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटानेल। तो ये क्वेश्चन था, एक बार आया था, और फ्रेंड्स उसमें 2 ऑप्शन थे, सॉरी ऑप्शन मतलब 4 थे, पर ऑप्शन में 2 और 6 दिया हुआ था। सभी बच्चों ने 2 किया था उस टाइम। फ्रेंड्स क्लियर कर दूं इसको कि 6 ही फंटानेल होते हैं। ये बात अलग है कि ये सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो एंटीरियर फंटानेल होता है, और पोस्टीरियर फंटानेल उससे थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बर्थ के टाइम मोस्टली क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से फंटानेल होते हैं। ओके, पोस्टीरियर फंटानेल होता है वो बर्थ के टाइम क्लोज हो जाता है, और 3% बेबीज़ में ही ओपन रहता है, जो कि मतलब 1.5 महीने तक क्लोज हो जाता है। उसके बाद आता है एंटीरियर फंटानेल, जो डायमंड शेप्ड होता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका साइज़ बोले तो 2.5 टू इंटू 2.5 सेंटीमीटर होता है, और यह जो अपना लेवल होता है वहाँ पे पल्सेटाइल होता है। और कब क्लोज होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे बनता है, वो है 18 टू 24 मंथ्स ऑफ लाइफ, मीन्स 1.5 से 2 साल पे ये बंद होता है। आगे हम चलते हैं, ये क्रेनियोसिनोस्टोसिस होता है, जिसका मतलब है अर्ली क्लोजर ऑफ फंटानेल। ठीक है, कोई सा भी फंटानेल क्लोज होगा उसको हम क्रेनियोसिनोस्टोसिस बोलेंगे, यदि बिफोर टाइम उससे पहले ये क्लोज होता है तो। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा। ऑब्वियसली जो ब्रेन को स्पेस मिलना था वो मिल नहीं पा रहा है, और ब्रेन को उसने एक जगह क्लोज कर दिया है, फैल नहीं पा रहा, तो माइक्रोसेफेली हो जाएगा। ICP बढ़ जाता है, ICP बढ़ जाता है, उसके कारण से ऑप्टिक एट्रोफी मीन्स दिखना बंद हो सकता है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व है वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो क्रेनियोक्टोमी मीन्स अपने को क्रेनियम को काट के थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट को स्पेस मिले। ये होता है इसका ट्रीटमेंट। क्वेश्चन पूछा गया है क्रेनियोसिनोस्टोसिस का ट्रीटमेंट है, तो उसमें आंसर आपको क्रेनियोक्टोमी देना है। कौन कौन से सिंड्रोम है जिसमें क्रेनियोसिनोस्टोसिस देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आज अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया था नीट PG में। फ्रेंड्स आपका पैटर्न भी, नर्सिंग एग्ज़ाम का पैटर्न भी बदल रहा है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है धीरे धीरे, आपको ध्यान रखना होगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो एपर्ट, क्रोजन, पिफर एंड कारपेंटर, ये 4 सिंड्रोम है, इनको आप ध्यान रखिएगा। इनमें क्रेनियोसिनोस्टोसिस देखने को मिलता है। आगे हम बात करें इससे पहले बता दूं, ये चारों सिंड्रोम आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि फंटानेल का डिलेड क्लोजर कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इसमें देखिए, रिकेट्स में देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगा, हाइपोफॉस्फेटेशियम में देखने को मिलेगा, और क्लीडोक्रेनियल डिस्टोसोसिस में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिकेट्स और डाउन सिंड्रोम, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। इनमें फंटानेल क्लोजर लेट होता है। इसके बाद यदि आपसे तीसरा कोई चीज़ पूछी जाएगी तो वो होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है कि डिलेड क्लोजर कहाँ होता है और अर्ली क्लोजर कहाँ होता है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, डिलेड क्लोजर का क्या होता है और क्रेनियोसिनोस्टोसिस में कौन सा सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है।
आगे हम चलते हैं। अब एंथ्रोपोमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं, टर्म बेबी का। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही हम डिस्कस करेंगे, अननेसेसरी बकवास नहीं चलेगा। तो लेंथ की बात करते हैं तो 50 सेंटीमीटर एक जो नॉर्मल बेबी है, टर्म बेबी है, उसकी वेट हाइट सॉरी मानते हैं हम लेंथ। हेड सरकमफ्रेंस होती है वो 35 सेंटीमीटर हम मानेंगे, ये एक नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस है। हेड सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है चेस्ट सरकमफ्रेंस से, लेकिन उसका डिफरेंस है वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स यदि आपकी चेस्ट आ रही 30 तो 32 तो हेड सरकमफ्रेंस उसका बच्चे का आना चाहिए 35। ठीक है, ऐसे नहीं 40 आ गया, वो गलत है, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है। इसका हम अभी दिखाते हैं, अगली लाइन में यही लिखा है कि कंजेनाइटल हाइड्रोसिफेलस दिखाता है यदि आपका 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो। और एसिमेट्रिक IUGR बेबी भी हो सकता है, मतलब उसका ग्रोथ है वो सिमेट्रिकल नहीं हुआ है। ठीक है, हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस किस टाइम पर बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं? तो ये है क्वेश्चन आया हुआ, तो आपको आंसर देना है 9 to 12 मंथ पे। ठीक है, 1 साल का बेबी है उसका चेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा होगा और हेड सरकमफ्रेंस कम होता है, मीन्स ऐसे बढ़ना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस की है। अगला स्लाइड देखते हैं, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो। जो अपर सेगमेंट का रेशियो है न्यूबॉर्न के लिए 1.7/1 होता है। 10 साल पे ये इक्वल हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एडल्ट में फिर अपर सेगमेंट कम और लोअर सेगमेंट ज़्यादा हो जाता है, मीन 0.9 to 1। इसके अलावा आप देखेंगे सॉल्ट लिम्ब ड्वार्फ ये देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो बढ़ जाता है। मीन्स लिम्ब्स कैसे हो गई, छोटी हो गई है और अपर सेगमेंट ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये देखने को मिलता है आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में, एकेंड्रोप्लेसिया में, और इसमें क्या होता है कि सॉल्ट स्ट्रेचर देखने को मिलता है आपको। सॉल्ट लिम्ब हो जाती है ड्वार्फ, छोटी हो जाती है। ठीक है, सॉल्ट लिम्ब और ड्वार्फ दोनों ही देखने को मिलता है। तो एकेंड्रोप्लेजिया होता है जिसमें आपका जो ये रेशियो है जैसे 1.7 to 1, तो ये देखने को मिलेगा आपको लिम्ब से ही ग्रोथ। एक बात बता दूं आपको कि जो इसकी हाइट कहाँ से देखने को मिलेगी, ज़्यादा लिम्ब से ही देखने को मिलेगी। अब जो उसकी लिम्ब्स छोटी रह जाती है तो उसकी हाइट ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो एकेंड्रोप्लेसिया उसमें होता है। अगला हम देखते हैं मेकोनियम। जो फर्स्ट स्टूल जो न्यूबॉर्न बेबी पास करता है उसको हम मेकोनियम बोलते हैं। मेकोनियम 95% जो होता है वो 24 ओवर में पास हो जाता है, 99% होता है जो 48 ओवर में पास हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन बनता है कि यदि 48 ओवर में पास नहीं हो रहा तो आप क्या डिटेक्ट करेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। उससे पहले बता दूं कि डिलेड मेकोनियम पास हो रहा है उसका कोज क्या हो सकता है, हर्ट्सप्रुंग डिजीज़ ना, एक है इम्परफोरेट एनस, ठीक है, और एक है मेकोनियम इलियस जो अपने को किस में देखने को मिलता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि क्या कारण है। और सबसे मोस्ट कॉमन बात करें तो हम हर्ट्सप्रुंग डिजीज़ ही मानते हैं। आगे देखिए, 48 ओवर में बेबी ने मेकोनियम पास नहीं किया है तो आप सबसे पहले कौन सा स्टडी करेंगे, तो वो होगा लोअर GI कॉन्ट्रास्ट स्टडी। किसके लिए, हर्ट्सप्रुंग डिजीज़ के लिए, ताकि हम मेकोनियम इलियस को ट्रीट कर सकें। ओके फ्रेंड्स, मेकोनियम इलियस हो जाता है मतलब कि स्टूल का नहीं निकलना, हार्ड हो जाना। ठीक है, अब पॉन्ड्रल इंडेक्स एक क्वेश्चन आया हुआ है। पॉन्ड्रल इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा था उसमें, वेट अपॉन लेंथ, किसमें, सेंटीमीटर में, और वेट होगा ग्राम में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। किसके लिए यूज किया जाता है, IUGR को डिटेक्ट करने के लिए, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन को डिटेक्ट करने के लिए। सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है तो <2 इसका वैल्यू आएगा, <2 है तो आप बोलेंगे कि सिमेट्रिकल वैल्यू है। और ये क्या है कि सिमेट्रिकल IUGR है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2010 में और 2013 में पूछा गया था। ठीक है, PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अगला देखते हैं, ये हमारा लास्ट स्लाइड है, नियोनेटल
फेनोमेनन क्या क्या होता है। मीलिया, आपने देखा है कि उसके फेस पे सीबेशियस ग्लैंड डिस्टेंडेड रहती है, वो मीलिया कहलाता है। एरिथीमा टॉक्सिकम, एरिथीमा टॉक्सिकम का मतलब है कि रेडनेस हो जाती है उसके फेस और ट्रंक पे शुरू के 2-3 दिन, उसको हम एरिथीमा टॉक्सिकम कहते हैं। स्ट्रोक बाइट, स्ट्रोक बाइट का मतलब है कि जो गुलाबी भूरा कलर का सा कैसे एक हेमी एंजियोमा हो जाता है, मतलब नीला नीला सा, नीला नहीं सॉरी गुलाबी सा उसके बेक और बटक्स पे, तो उसको हम स्ट्रोक बाइट बोलते हैं। एपस्टिन पर्ल जो होता है वो होता है उसके पैलेट और प्रीपिस पे क्या देखने को मिलता है हमें, सिस्ट देखने को मिलता है ना, वो कहलाता है एपस्टिन पर्ल, सबसे ज़्यादा पैलेट पे देखने को मिलता है। नेटल टीथ, प्री डेसिडुअस टीथ जो होता है वो लोअर इंसाइजर या पोजीशन पे देखने को मिलता है। ये हमें मतलब होते नहीं है, रियल टीथ नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा टीथ जैसा दिखता है, वो होता है नेटल टीथ या फिर प्री डेसिडुअस टीथ। विड्रॉल वेजाइनल ब्लीडिंग ये देखने को मिलती है हमें 5 से 7वें दिन पर, ठीक है क्योंकि मैटरनल हार्मोन विड्रॉल होते हैं तो इसके कारण से वेजाइनल ब्लीड देखने को मिलता है। एक्रोसिनोस एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस का मतलब है कि पेरिफेरल साइनोसिस समझ सकते हैं आप टर्म से, कि उसके पेरिफेरीज हैं वो कोल्ड रहती हैं, वो कोल्ड नहीं सॉरी ब्लू रहती है, साइनोस्ट रहती है, और ठीक है ये होता है एक्रोसाइनोसिस। फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मीलिया, एरिथेमा टॉक्सिकम, स्ट्रोक बाइट, एप्स्टिन पर्ल, नेटल टीथ, विड्रॉल वेजाइनल ब्लीडिंग एंड एक्रोसाइनोसिस, ये सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आया है वही हमने उठा के रखा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अपना फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हमारा प्रयास है वो पहुंच सके। और आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में हम फिर से कुछ नए पॉइंट्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।